अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में जो हम डिस्कशन करने वाले हैं आज वो है एसक्यूएल की क्यूरी कि एसक्यूएल की क्यूरी को हम किस तरह से लिखते हैं। अगर हमें डेटा रिट्रीव करना है टेबल से, किसी टेबल से, तो हम किस तरह से रिट्रीव करते हैं, सिलेक्ट की क्या होती है और ज्वाइनिंग क्या चीज़ होती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, बेसिक लेवल की चीज़ों पे। ठीक है, तो आते हैं, हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हमारे पास लेट से हमारे पास 3 टेबल है। एक है कोर्सेज का टेबल, एक है रजिस्ट्रेशन का टेबल और एक है स्टूडेंट का टेबल। ठीक है, कोर्सेज के टेबल के अंदर हमारे पास जो डेटा पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है कोर्सेज, कौन कौन से कोर्सेज हैं। स्टूडेंट्स के टेबल्स के अंदर हमारे पास स्टूडेंट की लिस्ट पड़ी हुई है और रजिस्ट्रेशन के टेबल्स के अंदर बेसिकली हमारे पास स्टूडेंट की आईडी और कोर्स आईडी पड़ी हुई है कि ये मैपिंग टेबल है हमारे पास। ठीक है, जो कि ये डिफाइन कर रहा होता है कि कौन से स्टूडेंट ने कौन से कोर्सेज इनरोल किए हुए हैं या रजिस्टर किए हुए हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे स्टूडेंट आईडी 1 कोर्सेज आईडी 1 पे इनरोल है, स्टूडेंट आईडी 1 कोर्सेज आईडी 5 पे इनरोल है। इसी तरह सोन इसकी मैपिंग हुई हुई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर बात करूं आपको कि भाई कुछ डेटा रिट्रीव करके लेकर आओ स्टूडेंट्स के टेबल से, तो इसके लिए क्यूरी किस तरह से लिखेंगे। अगर एक न्यू बिगनर है जो कि उसको क्यूरी लिखने की कोशिश कर रहा है भैया, तो वो किस तरह से क्यूरी लिखेगा और वो किस तरह से डेटा रिट्रीव करेगा। तो अभी हम सबसे पहला बेसिक स्टेप, जो फर्स्ट स्टेप है, हम उस पर बात करते हैं। तो हमारे जो सेंटेंस होता है, सबसे पहली चीज जो होती है, हम सेलेक्ट कीवर्ड यूज करते हैं। उसके बाद सेलेक्ट के बाद यहाँ पे हम कॉलम डिफाइन करते हैं। ठीक है, कि कौन से कॉलम हमने रिट्रीव करना है या सिलेक्ट करना है। अच्छा, उसके बाद कीवर्ड आता है हमारे पास फ्रॉम, कि किस टेबल से हमने डेटा को रिट्रीव करना है। उसके बाद आखिर में आता है टेबल नेम, क्या आपको इस टेबल से डेटा उठाने चाह रहे हो। तो सबसे पहली चीज तो क्लियर ये होनी चाहिए कि जब आप डेटा रिट्रीव करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि किस टेबल से आपने डेटा रिट्रीव करना है और कौन से कॉलम्स आपको रीड करने हैं या फैच करना है या रिट्रीव करना है। ठीक है, ये सारे टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं रिट्रीविंग के लिए। तो अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट्स, उसके अभी ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इसका मतलब ये है, स्टार का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट्स के टेबल में जितने भी फील्ड्स बने हुए हैं या जितने भी कॉलम्स बने हुए हैं वो सब उठाकर ले आओ। ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखें, स्टूडेंट्स के टेबल में हमारे पास कुछ 5-6 कॉलम्स बने हुए हैं, लाइक स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी। अभी हमने यहाँ पे यूज किया है स्टार। स्टार का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल, इस टेबल्स के अंदर जितने भी जितने भी कॉलम्स पड़े हुए सबको रिट्रीव कर लो, सबको रीड करके ले आओ। ठीक है, मिसाली तौर अभी हमारे पास छह छह कॉलम्स है, हो सकता है स्टूडेंट्स के टेबल में आगे चल के कुछ 20 कॉलम्स और ऐड हो जाएं। तो जब मैं स्टार लगाऊंगा तो वो क्या होगा, वो सारे जितने भी कॉलम्स होंगे इस टेबल के सबको रीड करके लेकर आएगा। तो ये बेसिक सिंटैक्स है डेटा रिट्रीव करने का किसी भी टेबल से, कि आप सबसे पहले यूज करते हो सिलेक्ट, उसके बाद बताते हो कि कौन सा आपने फील्ड्स या कॉलम्स आपने रिट्रीव करना है, किस टेबल से करना है, वो आप बताओगे फ्रॉम, फिर आपके पास टेबल का नाम आएगा। ठीक है, लेट्स हम इस क्वेरी को मजीद मॉडिफाई करते हैं कि भाई हमें सिर्फ और सिर्फ मुझे स्टूडेंट आईडी चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट आईडी चाहिए, उसका फर्स्ट नेम चाहिए मुझे और उसकी ईमेल आईडी चाहिए। तो हमने बताया सिलेक्ट स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम कॉमा ईमेल कॉमा फ्रॉम, कौन से टेबल से चाहिए, फ्रॉम, किस टेबल से चाहिए, स्टूडेंट के टेबल से चाहिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले सेलेक्ट के कीवर्ड यूज किया और जो टेबल हमने यूज करना था हमने इस कॉलम को यहाँ पर राइट डाउन कर दिया। फिर हमने ये बताया कि भाई किस टेबल से, ये कॉलम किस टेबल में अवेलेबल है, हमने बताया भाई फ्रॉम दिस टेबल। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखते हैं हमें ये सिर्फ ये देखें, सिर्फ हमें 3 रिकॉर्ड्स, ये 3 कॉलम, सॉरी 3 कॉलम इसने हमें रिट्रीव करके ला दी। क्यों? क्योंकि हमने क्यूरी में लिखा कि हमें स्टूडेंट आईडी चाहिए, हमें फर्स्ट नेम चाहिए, हमें ईमेल चाहिए। किस टेबल से चाहिए, हमें स्टूडेंट्स के टेबल से चाहिए। ठीक है, तो सेलेक्ट और रिट्रीविंग, हम ये बिल्कुल ही बेसिक क्यूरी है किसी भी टेबल से डेटा रिट्रीव करने के लिए। ठीक है, फुल एग्जांपल, अब मैं कहता हूँ कि यार मुझे जो है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्सेज के टेबल से डेटा उठा के लेकर आओ कि कोर्सेज के टेबल में कितने रिकॉर्ड्स पड़े हैं। तो मैंने किसके लिए सबसे पहले क्या लिखा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्सेज। ठीक है, जो कि बिल्कुल बेसिक
सिंटेक्स है। तो ये देखें कोर्सेज के टेबल में हमें कोर्सेज आईडी, कोर्सेज का नाम और उसके क्रेडिट आवर्स यहाँ पे जो हमारी टेबल कॉलम्स बने हुए थे वो रिट्रीव करके लेकर। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि भाई मुझे फॉर एग्जांपल आप ये मिसाल के तौर पे हमारे पास 10 रिकॉर्ड्स हैं। अब हो सकता है आपके पास किसी आप ऐसे टेबल पे काम कर रहे हैं जहाँ पे 1000 ऑफ रिकॉर्ड है। अब आप चाहते हो कि सिर्फ मुझे टॉप 5 रिकॉर्ड मिले, तो आप क्या लिखोगे, सेलेक्ट के बाद टॉप 5 स्टार फ्रॉम कोर्सेज। ये क्या करेगा, जो शुरू के 5 रिकॉर्ड हुई हैं वो आपके यहाँ पे रिट्रीव करके लेकर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये चीज हो गई, टॉप 5 को मैं हटा देता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि भाई मुझे कोर्सेज के टेबल से वो वाले कॉलम उठाओ जिसका नाम फिजिक्स है। अब हमने देखा कि जब हमने सिलेक्ट की क्यूरी चलाई तो उसके अंदर जितने रिकॉर्ड्स सारे रिट्रीव होकर आ गए। अब हमने ये चेक करना है कि कोर्सेज के टेबल में फॉर एग्जांपल मुझे फिजिक्स वाला रिकॉर्ड रिट्रीव करवाना है, तो हम उसमें कंडीशन बताएंगे। ये सिंपल थी, विदाउट कंडीशन है ये, ठीक है, ये विदाउट कंडीशंस क्यूरी। अब हमने कंडीशन बतानी है कि भाई कोर्सेज से वो रिकॉर्ड लेकर आओ जिस कोर्सेज का नाम क्या हो, फिजिक्स हो। तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, वेयर का क्लॉज यूज करते हैं। वेयर ये इंडिकेट करता है कि आपके कंडीशंस क्या है। अब हम वेयर के बाद उस कॉलम को लिखेंगे जिस कॉलम पे हमने कंडीशन लगानी। फॉर एग्जांपल हमने कंडीशन लगानी है कोर्स नेम के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम नेम आ जाएगा, जो भी कॉलम नेम है, हमारे केस में भी कोर्स नेम है। मैं उसको कह रहा हूँ भाई आप मुझे जो है फिजिक्स वाले रिकॉर्ड को उठा के लेकर आ जाओ, ठीक है। देखें ये सिर्फ स्पेसिफिक उसी रिकॉर्ड को, उसी रॉ को लेकर आ गया जिसके अंदर कोर्स नेम क्या पड़ा हुआ था, फिजिक्स पड़ा हुआ था। ठीक है, तो ये क्या वेयर का समझ में आ गया कि वेयर हम क्यों यूज करते हैं। वेयर हम कंडीशन लगाने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास स्टूडेंट का बेसिक क्यूरी है जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट स्टूडेंट्स यहाँ पे अवेलेबल है। अब हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, मैं कहता हूँ यार मुझे स्टूडेंट्स के टेबल में वो स्टूडेंट्स चाहिए जो मेल हैं। तो अब इसकी कंडीशन क्या बनेगी, वेयर जेंडर इज इक्वल टू फीमेल। तो ये मेरे पास वो लिस्ट आ जाएगी जो उस टेबल के अंदर जिसकी जेंडर क्या आती है, फीमेल थी। अब ये अब एक रिकॉर्ड भी हो सकता है, ये 10 लाख रिकॉर्ड भी हो सकता है। जो भी जितने भी रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं जिसके अंदर जेंडर की वैल्यू फीमेल होगी वो रिकॉर्ड को रिट्रीव करके लेकर आएगा। तो उम्मीद है कि आपको सेलेक्ट, बेसिक सेलेक्ट और वेयर की चीजें समझ में आई होंगी। अच्छा एक चीज होती है इसके साथ कि भाई आप रिकॉर्ड्स को ऑर्डर बाय करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अब आप चाह रहे हो कि भाई फीमेल स्टूडेंट्स में मुझे वो इस तरह से रिकॉर्ड शो हो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, मिसाल के तौर पे, ठीक है, कि ए जिनका नाम ए से शुरू हो रहा है, जिस स्टूडेंट का वो पहले आया, फिर बी, फिर सी, फिर इसी तरह सो। तो उसके लिए सिक्वल हमें एक कीवर्ड देता है ऑर्डर बाय। इसमें आप बताते हो कि किस कॉलम से आपने ऑर्डरिंग करनी है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम। ये क्या करेगा, ये ऑर्डर बाय कर देगा फर्स्ट नेम से, फर्स्ट नेम के कॉलम से। अब ये खुद ही ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर पे जो है आपको ऑर्डर करके रिकॉर्ड लेकर आएगा। अभी आप ये देखें, ये JEM जे से स्टार्ट हो रहा है, ये ई से स्टार्ट हो रहा है, ये एस से स्टार्ट हो रहा है। जब हमने इसको ऑर्डर बाय किया, अब ये देखें रिकॉर्ड किस से रिफैक्टर हो गया। सबसे पहले ई जो स्टार्ट हो रहा था, मतलब अगर हम अल्फाबेटिकल असेंडिंग ऑर्डर को देख रहे हैं, सबसे पहले EJS में सबसे पहले ई आता है, फिर जे आता है, फिर एस आता है। तो इसने क्या किया, ऑर्डर बाय लगा दिया। तो ये एक छोटी सी क्यूरी बन गई कि भाई हमने स्टूडेंट्स के टेबल से वो रिकॉर्ड्स उठाए, ठीक है, जो जेंडर फीमेल थी, और उसको हमने ऑर्डर कर दिया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ये हो सकता है आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी कर सकते हैं और आप उसको किसी भी कॉलम के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी बेसिक सी एक क्यूरी कि हम क्यूरी को लिखते हैं किस तरह से, ठीक है। अच्छा अब दूसरी चीज, अब मैं आता हूँ, ये हमारी बिल्कुल बेसिक क्यूरी थी। अब चीज होती है कि भाई आपके पास मल्टीपल कॉलम्स, मल्टीपल टेबल्स हैं। अब उस मल्टीपल टेबल से आपने डेटा रिट्रीव करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमने जैसे देखा कि हमारे पास एक कोर्सेज का टेबल है, एक स्टूडेंट्स का टेबल है और एक रजिस्ट्रेशन की टेबल है। और हमने ये देखा था कि इस रजिस्ट्रेशन के टेबल में हमारे पास स्टूडेंट की आईडी और कोर्सेज की आईडी पड़ी हुई है। इट मींस कि ये एक ब्रिज टेबल है जो कि आपको स्टूडेंट और कोर्सेज आईडी को मैप कर रहा है, ठीक है, कि भाई ये स्टूडेंट
वन जो जिसकी आईडी है वो इस इन कोर्सेज में इन्वॉल्व है, ठीक है। अब इसके लिए अब आप ऑब्वियस सी चीज है, ये ज्वाइनिंग टेबल है, ये मैपिंग टेबल है, ब्रिज टेबल है, तो आप इसमें क्यूरी जब आप रिट्रीव करेंगे, मिसाल के तौर पर आप ये देखना चाह रहे हो कि भाई मुझे वो स्टूडेंट चाहिए जो फिर इसमें इनरोल्ड है, ठीक है। तो अब आप स्टूडेंट के टेबल में हमने देखा कि स्टूडेंट के टेबल में सिर्फ स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है, कोर्सेज के टेबल में सिर्फ और सिर्फ कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। हमें हमें कोर्सेज और स्टूडेंट के टेबल में ये नहीं पता चल रहा कि कौन से स्टूडेंट कौन से कोर्सेज में इनरोल्ड है, बट हमारे पास एक टेबल ऐसा है जिससे हमें ये पता चल रहा है कि कौन से स्टूडेंट कौन से कोर्सेज में इनरोल्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें अगर किसी भी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कौन से कोर्सेज में रजिस्टर्ड है, तो अब उसके लिए हमें हम सिंगल सिर्फ एक टेबल पे क्वेरी नहीं लगाएंगे, अब हमने इस पर ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब ज्वाइनिंग की जहां पे बात आती है, ज्वाइनिंग हमेशा दो टेबल्स के दरमियान होती है, और उन दो टेबल्स के दरमियान डेफिनेटली डेफिनेटली वहां पे कोई एक कॉमन कॉलम होगा जिसके बिहाफ पे हम क्या कर रहे होते हैं, ज्वाइन लगा रहे होते हैं। अगर वहां पे अगर कॉमन कॉलम नहीं है तो वो ज्वाइन कभी नहीं लग सकता। अब मैं मिसाल के तौर पे आपको एक मेरे पास क्यूरी है, मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि भाई मुझे वो स्टूडेंट्स उठा के लेकर आओ या सारे स्टूडेंट उठाओ, ठीक है, या रिट्रीव करो जो रजिस्ट्रेशन के टेबल के अंदर लाए करते हैं। हो सकता है रजिस्ट्रेशन के टेबल में स्टूडेंट्स के टेबल में बहुत सारे स्टूडेंट हैं लेकिन रजिस्टर्ड नहीं हुए हुए। तो मैंने कहा कि इनर ज्वाइन जो होता है तो वो ये होता है कि भाई जो वो रिकॉर्ड रिट्रीव होगा जो रजिस्ट्रेशन और स्टूडेंट्स के टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स मौजूद होगा। मिसाल के तौर पे अगर हमने अभी देखा कि मिसाल के तौर पर हमने देखा कि भाई हमारे पास 8 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, हो सकता है ये 8 से अभी मजीद ये 16 हो जाए, लेकिन उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई हुई, ठीक है। तो जब हम इनर ज्वाइन यूज करेंगे तो क्या होगा, वो सिर्फ उस रिकॉर्ड को लेकर आएगा जिसकी आईडी जो है, जो स्टूडेंट की आईडी रजिस्ट्रेशन के टेबल के अंदर लाई करती हो, क्यों, क्योंकि हमारी कंडीशन ही चल रही है किसके ऊपर, के स्टूडेंट आईडी के ऊपर चल रही है। अच्छा, इनर जॉइन लगाने का तरीका क्या होता है, आप इनर जॉइन में भी सबसे पहले आप सेलेक्ट लिखते हो, आप बताते हो भाई कि आपको कौन से कॉलम को रीड करना है, फिर फ्रॉम लिखते हो किस टेबल से रीड करना है, फिर जो टेबल्स का से डेटा रीड करना है वो टेबल, फिर यहाँ पे आप लिखते हो इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन आपने अब बताना है कि इनर ज्वाइन किस टेबल से ज्वाइन लगा रहे हो। मिसाल के तौर पर हमारे इस केस में हम रजिस्ट्रेशन के टेबल से ज्वाइन लगाना चाह रहे हैं, हमने लिखा रजिस्ट्रेशन, इसको एक एलियास दिया आर, ऊपर हमने स्टूडेंट को एस दिया था। अब हम बता रहे कि भाई ऑन, कि भाई अब दो टेबल है हमारे पास, अब इन दोनों टेबल के दरमियान कॉमन चीज क्या है जिसके बिहाफ पे हम ज्वाइन लगा सके। तो हमें क्या चीज मिली कॉमन, के रजिस्ट्रेशन के अंदर स्टूडेंट आईडी है और स्टूडेंट के अंदर तो स्टूडेंट आईडी है, तो हमने इन दोनों को क्या कर दिया, ज्वाइन लगा दिया। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं स्टार अभी लगाया हूं तो ये स्टूडेंट्स के भी सारे रिकॉर्ड्स लेकर आएगा और रजिस्ट्रेशन के भी सारे रिकॉर्ड्स लेकर आए। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं फिलहाल समझने के लिए। तो ये देखें, ये यहाँ से लेके यहाँ तक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है और यहाँ से लेके यहाँ तक रजिस्ट्रेशन के टेबल का रिकॉर्ड है। तो हमने यहाँ पे एस यूज किया था। अब मैं कहता हूँ भाई मुझे रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन के साथ साथ पूरी चीजें नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, स्टूडेंट के भी नहीं चाहिए और रजिस्ट्रेशन की स्पेसिफिक चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा, फिर आप यहाँ पे लगाओगे एलियास के साथ कॉलम्स का नाम बताओगे। मिसाल के तौर पर आपने कहा कि स्टूडेंट्स के टेबल से मुझे चाहिए फर्स्ट नेम, ठीक है, उसका जेंडर, फिर आप बोलते हो कि यार मुझे ये भी चेक करना है कि कौन से कोर्सेज में इनरोल्ड है। तो अब कोर्स आईडी तो आपके रजिस्ट्रेशन के अंदर पड़ी, स्टूडेंट के अंदर तो नहीं पड़ी हुई, तो हम क्या करेंगे, ज्वाइन की वजह से हम उसका रिकॉर्ड भी एक्सेस कर सकेंगे। तो हम लिखेंगे आर आर हमारा एलियस रजिस्ट्रेशन का, आर डॉट कोर्स आईडी। अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये सिर्फ स्पेसिफिक कॉलम लेकर आएगा। ये देखें, ये दो टेबल हमारा स्टूडेंट के टेबल से है, ठीक है, और ये कोर्स आईडी हमारा रजिस्ट्रेशन के टेबल से। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है कि अब हमें रजिस्ट्रेशन के टेबल में भी सिर्फ और सिर्फ कोर्स की आईडी पड़ी हुई है। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि भाई मेरे स्टूडेंट कौन से कोर्सेज में एनरोल्ड है। अब ये तो मैपिंग हुई हुई है, ये मैपिंग टेबल है, मैपिंग टेबल के अंदर हमें आईडी पड़ी हुई है। अब हमें ये चेक करना है कि भाई इस कोर्सेज आईडी के बिहाफ पे कोर्सेज का एक्चुअल नेम क्या है। अब हमें पता है कि ये तो ब्रिज टेबल थी यकीनन। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है कोर्सेज के टेबल से भी ज्वाइन लगाना पड़ेगा। किसके बिहाफ पे लगाएंगे, अब हम लगाएंगे रजिस्ट्रेशन के बिहाफ पे। क्यों, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जिस तरह से अगर मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करूं तो देखें इसके अंदर स्टूडेंट आईडी भी है और कोर्सेज आईडी भी है, ठीक है। हमने एक तरफ स्टूडेंट आईडी
का ज्वाइन लगाया। अब हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि भाई अब ये स्टूडेंट जो इनरोल्ड हुआ है वो कोर्स कौन से कोर्सेज में, तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक और इनर ज्वाइन लगाना पड़ेगा, या ज्वाइन लगाना पड़ेगा कोर्सेज के टेबल से। और इस टाइम हम किससे मैपिंग कर रहे होंगे, कोर्सेज के अंदर हमारे पास कोर्सेज की आईडी पड़ी हुई है, ये देखें कोर्सेज कोर्स आईडी पड़ी हुई, और रजिस्ट्रेशन के अंदर हमारे पास भी कोर्स आईडी है। तो हमने क्या कहा कि इनर ज्वाइन का सिंटैक्स जिस टेबल से लगाना है वो, इसकी एलियास ऑन किस पे लगाना, कोर्स आईडी पे लगाना। अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूं तो अब मैं कहता हूं कि भाई मुझे कोर्स आईडी के साथ मुझे कोर्स का नाम भी चाहिए। अब हमें पता है कि कोर्स का नाम कोर्स के टेबल में पड़ा हुआ, कोर्सेज के टेबल में, और उसके एलियास सी है, तो मैं लिखूंगा सी डॉट कोर्स नेम। अब जब मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करूंगा तो अब ये देखें मुझे पता चल गया कि भाई मिसाल के तौर पे जॉन जो है इन दोनों, अब मुझे कोर्स आईडी की नीड नहीं है, अब मैं कोर्स आईडी के लिए मिसाल के तौर पर मैं इसको भी रिमूव करता हूँ, क्यों, क्योंकि इनका ज्वाइन लग गया है। अब हमें नेम से खेलना है, ठीक है। जब हम देख सकते हैं कि यार जॉन जो है वो मैथमेटिक्स में भी इनरोल्ड है, कंप्यूटर साइंस में भी इनरोल्ड है, जैनी जो है वो फीमेल आईडी स्टूडेंट है, ये फिजिक्स में इनरोल्ड है और इंग्लिश लिटरेचर में इनरोल्ड है। तो अभी अब हमने यहाँ पे ये देखा कि ज्वाइन किस तरह से काम करता है, ठीक है। ज्वाइन लगाने के लिए सबसे बेहतरीन लाजमी चीज है कि वो टेबल के दरमियान कोई ना कोई कॉमन कॉलम होनी चाहिए, जिसके बिहाफ पे हम यहाँ पे ऑन के बाद कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया हमारा। अब मैं कहता हूँ कि भाई मुझे सिर्फ वो रिकॉर्ड्स लेकर आओ जो कि जेंडर मेल हो। हमें हमने ज्वाइनिंग लगा दी, हमारे पास अब वेयर की कंडीशन, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि वेयर की कंडीशन में हम कंडीशन बता रहे होते हैं, तो हमने कहा कि हमारी ज्वाइन लगी हुई है, हमें पता है कि जेंडर एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट के टेबल में, उसका एलियास एस है, तो हमने इसको एस डॉट जेंडर और मेल कर दिया। तो अब हमें वो रिकॉर्ड लेकर आइए भाई कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपके 8 स्टूडेंट में से जो है 2 स्टूडेंट हैं जो कि मेल हैं, और वो दो दो कोर्सेज में एनरोल है। जॉन जो है मैथमेटिक्स में एनरोल है और कंप्यूटर साइंस में एनरोल है, माइकल जो है बायोलॉजी में और साइकोलॉजी का में एनरोल। अब मैं कहता हूँ कि यार जरा फीमेल स्टूडेंट को चेक करो कि वो कौन कौन से कोर्सेज में एनरोल है, ठीक है। तो मैंने क्यूरी की चेंज कर दी, और यहाँ पे अब देखें हमारे पास जो है तीन डिफरेंट फीमेल्स हैं, जेनी, एमली एंड सारा, और ये इस कोर्सेज में एनरोल्ड है। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आया कि हमने ज्वाइन किस तरह से हम लिखते हैं, और क्यूरी के अंदर वेयर की कंडीशन किस तरह से काम करती है, कि वेयर कंडीशन में हम अपनी कंडीशन बताते हैं, ठीक है। और ये कंडीशन कुछ भी हो सकती है, मिसाल के लिए मैंने जेंडर पे लगाया, हो सकता है मैं क्या नाम है नेम के ऊपर लगा दूं, डेट ऑफ बर्थ के ऊपर लगा दूं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई सारी बातें एक तरफ। अब हम एक चलते हैं, यहाँ पे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ गई, सिलेक्ट की क्यूरी किस तरह से काम करती है, ज्वाइन किस तरह से लगाते हैं, वेयर किस तरह से लगाते हैं, ऑर्डर बाय भी हमने देख लिया, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास दो डिफरेंट टेबल है, एक है ग्लोबल मार्ट का और एक है फूड एक्सप्रेस का, ठीक है। तो उसकी कुछ कुछ क्यूरीज हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि ग्लोबल मार्ट, सबसे पहले मैं आपको इसका टेबल दिखा दूं कि ग्लोबल मार्ट के अंदर हमारे पास जो है 5 कॉलम है, एक रीजन है, एक प्रोडक्ट कैटेगरी है, एक मंथ है, एक सेल्स और एक कस्टमर एज ग्रुप है। और इसका मैं डेटा भी चले आपको दिखाता हूं मैं कि डेटा क्या है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ग्लोबल मार्ट, ये मेरे पास एक ग्लोबल मार्ट एक किसी स्टोर का डेटा है, उसके अंदर हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, रीजन वाइज रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या क्या है, किस किस मंथ में कितने सेल्स में, और कस्टमर की एज ग्रुप क्या है, ठीक है। इसमें एक हमारे पास जो चीज थी वो ये थी कि भाई कुछ क्यूरीज है, मिसाल के तौर पे हमने ये चेक करना है कि ये बताओ कि भाई इस टेबल जो हमने गिवन है, जो हमने अभी देखा, इसमें ये देखना है कि भाई ये बताओ कि विच प्रोडक्ट कैटेगरी हैज द हाईएस्ट सेल इन द नॉर्थ रीजन ड्यूरिंग Q4, ठीक है। तो बेसिकली Q1, आप ऑब्वियसली चीजें, हर साल के 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीने करके का एक एक क्वार्टर होता है, तो इसमें जो डेटा हमें अवेलेबल है वो Q4 का ही अवेलेबल है।
तो उसने कहा कि भाई ये क्यूरी आई कि भाई हमें ये चेक करना है कि कौन से प्रोडक्ट कैटेगरी जो है उसकी हाईएस्ट सेल रही है किस रीजन में, नॉर्थ रीजन में। हमारे पास देखें नॉर्थ रीजन भी है, साउथ भी है, ईस्ट भी है, वेस्ट भी है। तो एक चीज आई कि भाई हमें सिर्फ चेक करना है कि हाईएस्ट सेल क्या रही नॉर्थ रीजन में। अब हाईएस्ट सेल की जहां पे बात आई मतलब तो इसका मतलब ये कि जितने भी रिकॉर्ड्स हैं नॉर्थ रीजन में उसका सम देखना हमने, ठीक है, प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज देखना है। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे देखें वैसे ही अगर हम एनालाइज करें तो नॉर्थ रीजन में हमारे पास दो कैटेगरी की सेल हुई है, दो, एक कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स की, दूसरी कैटेगरी अप्रैल की है, ठीक है, मंथ अक्टूबर नवंबर दिसंबर सेल इनकी ये है और ये एज ग्रुप है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो क्यूरी दी हुई है उसमें हमने ये बताना है कि प्रोडक्ट कैटेगरी, ठीक है, की हाईएस्ट सेल क्या है इन द नॉर्थ रीजन, ठीक है, किस कौन से रीजन में, नॉर्थ रीजन में, ठीक है। तो अच्छा, अब जिस तरह हमने सिलेक्ट की बात की, अब सिलेक्ट में एक फंक्शन होता है एग्रीगेट फंक्शन कहलाता है, जैसे सम हो गया, एवरेज हो गया, ठीक है, ये जो फंक्शन होते हैं ये एग्रीगेट फंक्शन कहलाते हैं। तो अब हमने क्यूरी से ये आइडिया हो गया हमें कि हमें उसकी सम मालूम करनी है, किसके रिस्पेक्ट से, प्रोडक्ट कैटेगरी के रिस्पेक्ट से, कौन से रीजन में, हमें रीजन में मालूम करना, नॉर्थ रीजन में मालूम करना है, ठीक है। तो जब बात होती है एग्रीगेट फंक्शन की, जैसे सम करना है, एवरेज करना है, मिनिमम निकालना है, तो उस एग्रीगेट फंक्शन हमेशा चलता है ग्रुप बाय पे। अगर आपने सम यूज किया है या एग्रीगेट फंक्शन यूज किया तो आपको मैंडेटरी है कि आप वेयर के बाद ग्रुप बाय बताओगे, अगर नहीं बताओगे तो क्यूरी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, ठीक है। चलिए हमारे केस में हमने प्रोडक्ट कैटेगरी मालूम करना था तो हमने क्या किया कि भाई इसी तरह क्यूरी लिखी हमने, सिलेक्ट सबसे पहले एक प्रोडक्ट कैटेगरी चेक करना और ये सम एक फंक्शन है एग्रीगेट फंक्शन, ऑब्वियसली चीजें सेल्स के ऊपर हमने सम करना और लिख दिया टोटल सेल्स फ्रॉम, हमने बताया किस टेबल से करना है, वेयर नॉर्थ रीजन। अब यहाँ पे देखें हमें एक चेक करना है कि भाई मंथ और क्वार्टर फोर भी चेक करना है, क्वार्टर फोर जो होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये तीन होते हैं। तो हमने यहाँ पे वेयर के अंदर कंडीशन बताई कि रीजन हमारा नॉर्थ होना चाहिए एंड मंथ कौन सा होना चाहिए, जो मंथ का जो कॉलम है बेसिकली वो कौन सा होना चाहिए, वो होना चाहिए अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। तो हमारे पास मंथ के टेबल में अक्टूबर नवंबर दिसंबर थी, इसकी कंडीशन हमने यहाँ पे लगा दी इन करके, ठीक है। इन क्या होता है बेसिकली, जैसे ये तो वेयर में एक स्पेसिफिक हमने लगा दिया कि भाई नॉर्थ होना चाहिए। अब हो सकता है कि भाई अब एक से ज्यादा कंडीशन हो सकती है जैसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो उसको हम इनके अंदर लिखते हैं। अब एंड की कंडीशन का मतलब क्या है कि ये रीजन भी ट्रू, ये वाली वैल्यू भी ट्रू हो और ये वाली वैल्यू भी ट्रू हो तभी रिकॉर्ड रिट्रीव करेगा। अगर और होगा तो दोनों में से जो भी कंडीशन ट्रू की दोनों का रिकॉर्ड लिख रहा है। हमने कहा कि जब भी हम सम यूज करेंगे तो लाजमी है कि हम उसको बताएं कि वो किस चीज से ग्रुप बाय हो रहा है। तो हमारी कंडीशन क्या थी, हमें प्रोडक्ट कैटेगरी बना दी, ठीक है, कि प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से हाईएस्ट सेल क्या है। तो हमने उसको बताया कि हाईएस्ट सेल क्या है, वो प्रोडक्ट कैटेगरी है, ठीक है, सॉरी, और ऑर्डर कर दिया हमने टोटल सेल डिस्क्रिप्शंस टू डिस्क्रिप्शन, डिसेंडिंग ऑर्डर, सॉरी, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो सबसे पहले आती है, उसके बाद छोटी वैल्यू आती है। तो हम एग्जीक्यूट करते हैं इस वाली क्यूरी को, देखते हैं क्या रिकॉर्ड है। तो अब ये देखें, हमने देखा था हमारे पास प्रोडक्ट कैटेगरी डिफरेंट थे, हमें जो है नॉर्थ रीजन का, ठीक है, टोटल सेल लेकर आइए, इलेक्ट्रॉनिक्स में इतने हैं, अप्रैल में इतने, ठीक है, तो पैरेलल में। तो हो सकता है भाई मैं इसको क्यूरी को चेंज कर दूं, मैं बोलूं भाई मुझे वेस्ट में बताओ कितने इस टाइम पे, तो इस टाइम पे वेस्ट की ये कंडीशन है, ठीक है। तो अब आपके ऊपर है आपकी कंडीशंस क्या है, क्यूरी क्या है, वो आप क्यूरी उस हिसाब से बनाओगे, वेरियर कंडीशन को वैसे ही मॉडिफाई करोगे, ठीक है। हमारी हमारी जो कंडीशन थी वो नॉर्थ की थी तो हमने नॉर्थ पे रहने दिया और उसको हमने एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये सिंपल सी चीज थी कि इसमें ये चीज सीखने वाली है कि भाई आप जब एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हो तो आपको ग्रुप बाय लाजमी यूज करना। ऑर्डर बाय मैंने पहले बताया था कि ऑर्डर हम इसको ऑर्डरिंग के लिए यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हमने ये चेक करना है कि हाउ डू, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फॉर एग्जांपल एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नंबर 2 कि हाउ डू सेल्स ट्रेंड फॉर होम अप्लायंसेस वेरी अक्रॉस रीजन ड्यूरिंग क्वार्टर 4। ये कह रहा है कि भाई ये बताओ कि सेल्स की जो ट्रेंड है वो किस तरह से वेरी कर रही है अक्रॉस द रीजन्स। यहाँ पे भी स्पेसिफिक नहीं कर रहा है रीजन, ऊपर स्पेसिफिक कर दिया था कि नॉर्थ रीजन में चेक करना है हमने, ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं किया, उसने कहा डिफरेंट रीजन में किस तरह से वेरी कर रही है ड्यूरिंग द क्वार्टर 4। तो हमने अभी क्या चेक करना है, सेल्स की ट्रेंड चेक करनी है कि भाई किस तरह से किस मंथ में किस तरह से
चीजें हो रही हैं, ठीक है। उसके लिए अगेन वही हमने सेलेक्ट कर लिया, हमने हमने सेल्स की ट्रेंड चेक करनी थी, तो मतलब हमें ये चेक करना है कि ड्यूरिंग द Q4 कि किस किस मंथ में किस किस तरह की चीजें जो है क्या नाम है आपकी वेरी कर रही। तो हमने उठा लिया रीजन, हमने रिट्रीव किया मंथ, और हमने किया सम सेल्स सेम एज इट इज फ्रॉम ग्लोबल मार्ट, वेयर कंडीशन ने बताया किस यहाँ पे स्पेसिफाई आप कर रहा है कैटेगरी को, होम अप्लायंसेस, ठीक है। जिस तरह से हमें, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो हमारे पास प्रोडक्ट कैटेगरी जो है, अच्छा आप देखें यहाँ पे हमारे पास साल रिकॉर्ड, अब मुझे चेक करना है कि भाई मेरे पास कितने डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी है। तो उसके लिए इसको हमें कीवर्ड देता है डिस्टिंक्ट का, और यहाँ पे मैं लिख दूँ डिस्टिंक्ट, और सिर्फ में मुझे चेक करना है प्रोडक्ट कैटेगरी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोडक्ट कैटेगरी, और इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा तो हमें ये डिस्टिंक्ट कैटेगरी बता देगा। तो हमारे पास 3 जो है डिफरेंट कैटेगरीज का रिकॉर्ड्स पड़े हुए, अपैरल, इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंस। तो इस प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर इसने मेंशन कर दिया है कि होम अप्लायंसेस, तो हमने क्या किया, हमने अपने होम अप्लायंस के प्रोडक्ट कैटेगरी की हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी। हमने ऊपर कंडीशन लगाई थी पहले रीजन के ऊपर, क्योंकि रीजन स्पेसिफाई हुआ था। अब इस क्वेश्चंस के अंदर प्रोडक्ट कैटेगरी कह रहा है कि होम अप्लायंसेस होनी चाहिए, मंथ होनी चाहिए Q4, और ग्रुप बाय रीजन और मंथ। देखिए हमें कह रहा है, हमने यहाँ पे ऊपर वाले क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ जो है प्रोडक्ट कैटेगरी के ऊपर हमने ग्रुप बाय किया था। अब हम यहाँ पे ग्रुप बाय रीजन और मंथ के हिसाब से कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो है ग्रुप बाय करनी है वो करनी है रीजन के साथ साथ हमें मंथ चेक करना है कि भाई कौन से रीजन में किस मंथ में कितनी वेरी हुआ है सेल्स, ठीक है। और ऑर्डर बाय हमने रीजन कर दिया। तो लेट्स एग्जीक्यूट दिस क्यूरी, देखते हैं क्या होता है। तो अब आप ये देखें, होम अप्लायंसेस जो है साउथ रीजन में और वेस्ट रीजन में अक्टूबर और दिसंबर के महीने में जो है सेल आउट हुआ है, और उसकी टोटल सेल्स 40,000 है, और 400,000 और 450,000। अच्छा अब हम यहाँ पे हमने ऑर्डरिंग की हुई है किसके हिसाब से, रीजन के हिसाब से, ठीक है। हो सकता है मैं उसको बोलता हूँ यार तुम रीजन के हिसाब से नहीं, तुम टोटल सेल्स के हिसाब से कर लो। तो अब ये देखिएगा, ये टोटल सेल्स डिसेंडिंग। तो अब ये बता रहा है कि होम अप्लायंसेस वेस्ट रीजन में दिसंबर के महीने में इसकी सेल्स ये थी, साउथ रीजन में अक्टूबर के महीने में इसकी सेल्स ये, बाकी जो है नॉर्थ में और ईस्ट में होम अप्लायंसेस सेल आउट ही नहीं हुई। इसको हम वेरीफाई भी कर लेते हैं भाई, चलें देख लेते हैं कि ये बात सही भी है या नहीं है। तो हम अपनी क्यूरी को मॉडिफाई करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये देखिए होम अप्लायंसेस सिर्फ और सिर्फ 2 रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, वेस्ट में और साउथ में, नॉर्थ में है ही नहीं, ईस्ट में है ही नहीं, ठीक है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारा होम अप्लायंसेस जो है वेस्ट रीजन और साउथ रीजन में दिसंबर और अक्टूबर के महीने में टोटल सेल्स की ये थी। तो ये किस तरह से वेरी कर, अब आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हो। तो हमारी ये क्यूरी थी। अच्छा अब तीसरी जो चीज है, अब तीसरी जो चीज हमारे पास एक और क्यूरी है, फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि क्वेश्चन 3 है कि आइडेंटिफाई द डोमिनेंट कस्टमर एज ग्रुप ड्राइविंग सेल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स अक्रॉस ऑल द रीजन इन दिसंबर। अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई आप ये चेक करो कि कौन से एज ग्रुप ने सबसे ज्यादा ड्राइव की है सेल्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट कैटेगरी की अक्रॉस ऑल द रीजन। ये रीजन्स की बात कर रहा है कि सारे रीजन में चेक करो दिसंबर के मंथ में किस एज ग्रुप ने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स के चीजें जो है क्या नाम है बाय की। तो इसकी क्यूरी भी हम देखते हैं कि किस तरह से बना सकते हैं इसको। तो आ जाते हैं हम, अब हमें देखना है सबसे पहले हमने लिखा सेलेक्ट। अब हमें उसने बता दिया कि कस्टमर एज ग्रुप हमने चेक करना है, तो हमने कस्टमर एज ग्रुप को रिट्रीव किया, सम सेल्स एज टोटल सेल्स। किस टेबल से उठाना है हमने, हमने उठाना है ग्लोबल मार्ट के टेबल से, वेयर प्रोडक्ट कैटेगरी, क्योंकि इसने प्रोडक्ट कैटेगरी हमें उसने बता दिया है कि प्रोडक्ट कैटेगरी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स होनी चाहिए, तो हमने कंडीशन लगाई इलेक्ट्रॉनिक्स,
और मंथ क्या होनी चाहिए, एंड मंथ इक्वल टू दिसंबर, क्योंकि उसने मेंशन किया हुआ दिसंबर होना चाहिए। अब हम कहते हैं कि ग्रुप बाय कस्टमर एज ग्रुप, ऑर्डर बाय कर लेते हैं कि भाई हमें टोटल सेल्स के हिसाब से दिखा दो, ठीक है, टोटल सेल्स डिसेंडिंग, ताकि जो सबसे हाईएस्ट है वो ऊपर आए। अब इस क्यूरी में चेक करें कि हमने क्या चेंजेस किए हैं। पहले क्यूरीज में उसने कहा कि भाई सबसे पहली जो क्यूरी थी हमारी वो थी, हमने ये चेक करना था क्वार्टर 4 में नॉर्थ रीजन, यहाँ पे स्पेसिफिक कर रहा था रीजन, यहाँ पे इसने स्पेसिफिक किया प्रोडक्ट कैटेगरी। तीसरे क्यूरी में कह रहा है ये चेक करो कि भाई किस एज ग्रुप ने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों को दिसंबर में अक्रॉस ऑल द रीजन बाय किया है। मतलब स्पेसिफाई कर दिया, एज ग्रुप हमने मालूम करना है, कौन सा प्रोडक्ट कैटेगरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी है, कौन सा मंथ है, दिसंबर है, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया कि सेल्स मालूम करना है, तो हमारे पास वेयर की कंडीशन बन गई, प्रोडक्ट कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मंथ क्या होनी चाहिए, दिसंबर। एंड का मतलब है कि दोनों वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, अगर और लगाते तो कोई सी भी एक वैल्यू ट्रू होती तो रिट्रीव कर लेता, लेकिन यहाँ पे लाजमी है कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो और उसके साथ मंथ दिसंबर हो। हमने बताया हमें चेक करना किसके हिसाब से, ग्रुप के साथ, कस्टमर एज ग्रुप के हिसाब से। तो हमने ग्रुप बाय किया कस्टमर एज ग्रुप और ऑर्डर कर दिया टोटल सेल्स, लेट्स एग्जीक्यूट। तो इसने बताया कि भाई दिसंबर के महीने में जो सबसे ज्यादा सेल जो हुआ है वो 25 से 34 के एज ग्रुप ने ये टोटल सेल्स किया है या परचेज किया है या जो भी किया व्हाटएवर। तो हमें इसका आइडिया हो गया कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर 25 to 34 age group purchase the electronics item with the total sale of this amount। तो उम्मीद है कि आपको इन क्यूरी से चीजें समझ में आई होंगी कि हम बेसिक क्यूरी किस तरह से लिखते हैं, सेलेक्ट का क्या काम है, एग्रीगेट फंक्शन हमारा क्या है, सम फ्रॉम कीवर्ड क्यों यूज करते हैं, वेयर की कंडीशन हम क्यों यूज करते हैं, ग्रुप बाय क्यों यूज करते हैं, ऑर्डर बाय क्यों यूज करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो लाजमी आप कमेंट्स में अपने कमेंट्स में मेंशन करें ताकि मैं उसका आंसर दे सकूं।